Hello everyone, how are you all? Today in this video we will try to do a proposition based question that has come up in Delhi Judicial Services. ये अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा DGS 2019 में आया हुआ है एंड द सेम क्वेश्चन हैज कम इन DGS 2010. द ओनली डिफरेंस बीइंग यहाँ पे जो प्लेंटिव था उसका नाम नहीं बताया गया था, बट यहाँ पे प्लेंटिव का नाम बता दिया गया है, डिफेंडेंट का नाम बता दिया गया है, बट द क्वेश्चन इज इंटायरली द सेम. डीजीएस का पैटर्न यही रहता है कि क्वेश्चंस आर प्रिटी मच रेपिटेटिव इन नेचर, ओनली द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन चेंजेस. तो आपको जो आपके कोर कंसेप्ट है उसको आपको पक्का करके चलना है. अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो यू कैन ईजिली डू द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. फाइन. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस प्रोपोजिशन सेज. तो यहाँ पे जो प्लेंटिव है उसने एप्लीकेशन फाइल की है अंडर ऑर्डर्स 39 एंड रूल 1 एंड 2 ऑफ द सीपीसी. तो हमें पता है कि ये जो ऑर्डर 39 है वो हमारा टेम्पररी इंजंक्शन से डील करता है. ठीक है, जो अगर हमें एसआरए में जाना है तो वी विल गो फॉर द परमानेंट इंजंक्शन. सो ओवर हेयर उसने ट्रायल कोर्ट पे अप्लाई किया है क्योंकि उसको एक इंजंक्शन चाहिए था, उसकी एप्लीकेशन डाली थी. डिफेंडेंट जो था प्रेम कुमार उसने अपोज की है एप्लीकेशन. ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया एप्लीकेशन ऑफ द रमेश चंद, दैट इज अ प्लेंटिव. बीइंग अग्रीव्ड रमेश चंद द प्लेंटिव, ही फाइल्स एन अपील बिफोर द एपेलेट कोर्ट. हाउएवर काउंसिल फॉर रमेश चंद आफ्टर सम आर्ग्यूमेंट्स, तो उसका जो काउंसिल था उसने कुछ आर्ग्यूमेंट्स किए पर बाद में क्या कर दी, अपील विड्रॉ कर दी. कंसिक्वेंटली द अपील फाइल्ड बाय the Ramesh Chand is dismissed as withdrawn. Thereafter, Ramesh Chand, who is the plaintiff, files an application under Order 47 Rule 1. This is for the review, ठीक है, of the CPC before the trial court for the review of the dismissal of his application under Order 39 1 and 2 of the CPC. उसने जो बोला, जो उसने एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट के सामने लगाई थी, वो उसने जो डिसमिसल किया था उस ऑर्डर के अगेंस्ट उसने रिव्यू डाला है. ठीक है, तो प्रेम कुमार जो डिफेंडेंट है टेक्स अप द प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन दैट वंस रमेश चंद हैज अवेल द रेमेडी ऑफ अपील, अगर उसने एक बार अपील की रेमेडी ले ली है एंड हैड विड्रॉन द सेम, द ट्रायल कोर्ट कैन नॉट रिव्यू इट्स ऑर्डर. तो इस एप्लीकेशन को आपको डिसाइड करना है कि वो अब रिव्यू जो उसने डाला है क्या वो मेंटेनेबल है या नहीं है. You have to decide this proposition based on your rules and orders and whatever the sections are there relevant to this proposition. Let us move forward to our answer. First of all, you have to explain what a review is. Review का आप layman language में पहले explain करोगे कि उसका मतलब क्या है. layman language में उसको reconsider बोला जाता है या re-examine by the same court. You have to see this कि जो review होता है वो by the same court होता है. And also we have seen द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू एज वेल, जो कि हमारा आर्टिकल 137 में है. ठीक है, और ये जो रिव्यू है उसी का जो जूरिस्प्रूडेंस है इस रिव्यू का वो वहीं से आता है. ठीक है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल, वही इंटरेस्ट रिपब्लिक का कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट एंड टू लिटिगेशन होना चाहिए. अगर लिटिगेशन एंड नहीं होगी तो लाइक देयर विल बी नो जस्टिस टू द पार्टीज. तो एज सुन एज पॉसिबल हमें लिटिगेशन को एंड करना है. देन सो दिस इज एन अल्टरनेटिव मेथड कि आप अपील जाने के बजाय अगर आप रिव्यू में जाते हैं बिकॉज दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द सेम कोर्ट, तो क्या होगा कि सेम कोर्ट अगर लुक करेगा उस मैटर में तो हमें अपील का जो बर्डन है ऑन द हायर कोर्ट्स उसको अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, एंड देन वी हैव टू राइट अबाउट द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द रिव्यू. हमारा जो सेक्शन 114 है वो हमें बताता है कि रिव्यू कब कब लाई करेगा और कब लाई नहीं करेगा. पहली बात तो कि अगर जो भी आपका डिक्री या ऑर्डर आया है उसका अपील तो अलाउड है बट आपने अपील डाला नहीं. ठीक है, या प्रेफर नहीं किया. दिस प्रेफर्ड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस इट. एंड देन अपील इज नॉट अलाउड क्योंकि हमें पता है कि जो अपील होती है दिस इज अ स्टैट्यूटरी राइट. राइट, तो अगर ये स्टैट्यूटरी राइट है, अगर स्टैट्यूट ही इसको नहीं दे रहा है, आपको नहीं अलाउ कर रहा है, तो फिर आपको क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल है, दैट इज रिव्यू. ठीक है, एंड देन देयर इज अ थर्ड कंडीशन की decision is on the reference from the small causes. What is important from a proposition point of view is this first one. ठीक है, ये जो हमारा first वाला है. and then moving on, so in cases में जो कोर्ट होता है that is इन सब above cases में ये कोर्ट जो है वो हमारा रिव्यू ले सकता है. जिसने कोर्ट ने डिक्री या ऑर्डर पास की थी वो ले सकता है. और हमें यहाँ से पता
चलता है कि हमारी डिक्री के लिए भी रिव्यू है और हमारे ऑर्डर के लिए भी रिव्यू है। अब ये जो डिसमिसल हो रहा है इस प्रोपोजिशन में वो एक ऑर्डर का हो रहा है, we'll see। ओके, तो हमारा जो एप्लीकेशन है ये तो हमारा हो गया 114 सेक्शन। 114 के साथ हमें एडिशनल जो हमें दिए जाते हैं वो हमारे हमारे कहाँ पे है, ऑर्डर 47 में है। ठीक है, तो इन एडिशन हमारा जो ऑर्डर 47 रूल 1 है वो भी कुछ सर्कमस्टांसेस ले डाउन करता है जो आपको रीड करने हैं विद सेक्शन 114, विच इज देयर इज अ डिस्कवरी ऑफ न्यू और इम्पोर्टेंट मैटर और एविडेंस। तो ऐसा कोई न्यू मैटर या एविडेंस डिस्कवर हो गया है जो पहले नहीं हो सकता था, ठीक है, या फिर वो पहले प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता था इन एनी सर्कमस्टांस, तो अब हो गया है एंड नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द केस, सो देन वी कैन अप्लाई फॉर द रिव्यू एंड देन देयर इज अ एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। तो उसे देखने से ही, जो रिकॉर्ड है उसको देखने से ही पता चल रहा है कि देयर इज अ एरर एंड देन देयर इज एनी अदर सफिशिएंट रीजन। तो ये जो है हमारा सेक्शन को, पूरा जो हमारा सेक्शन था 114 उसको ऑर्डर जो है वो वाइड कर रहा है, क्योंकि वहां पे डाल रहा है कि एनी अदर सफिशिएंट रीजन, सो देयर कैन बी अम्प्टी नंबर ऑफ सफिशिएंट रीजंस, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर इंस्टांस हमारा जो मिसकंसेप्शन हुआ है फैक्ट का या लॉ का, ठीक है, फैक्ट का भी, इवन फैक्ट का भी आप सफिशिएंट रीजन के अंदर ले सकते हो। लॉ का मिसकंसेप्शन हुआ है वो तो हम कर ही सकते हैं, बट फैक्ट का भी इंक्लूडेड है इन द रिव्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिस फैक्ट में बी अ मटेरियल फैक्ट, ठीक है, तो रिव्यू कैन बी टेकन बाय द सेम कोर्ट। तो सेम कोर्ट उसको देख सकता है कि ठीक है यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई है फैक्ट में या लॉ में, सो आई कैन नाउ रेक्टिफाई इट। जो हमारा प्लेंटिफ है ना उसने डाला है रिव्यू अंडर 47 रूल 1। सो ये जो फैक्ट्स ऑफ द केस है इसको आप कंसाइज करके छोटा करके लिख सकते हो कि क्या केस क्या डील कर रहा है। एंड देन कमिंग ऑन टू द रेमेडीज अवेलेबल, ठीक है। अब इस केस में जो हमारा प्लेंटिफ था उसके पास दो रेमेडीज थी। एक तो वो अपील डाल सकता था जब उसका डिसमिसल हुआ इंजंक्शन का, इट इज अ वेरी फर्स्ट स्टेज, ठीक है। जो हमारा ऑर्डर 39 में वो गया था वहां पे जो उसका डिसमिसल हुआ था उसके बाद उस पे क्या रेमेडीज थी, एक तो वो अपील डाल सकता था, ठीक है। अपील कहाँ पे डाल सकता था, ऑर्डर 43 रूल 1 आर में, जहां पे ऑर्डर्स आर अपीलेबल, ठीक है। हमारा ऑर्डर 43 किस डील करता है कि अपीलेबल ऑर्डर्स, क्योंकि डिक्रीज की अपील तो लाई करती ही करती है, बट देयर आर सर्टन ऑर्डर्स एज वेल जिसकी अपील लाई करती है, सो दैट आर गिवन अंडर ऑर्डर 43। सो ऑर्डर 43 में जा सकता था फॉर अपीलेबल ऑर्डर, या फिर वो रिव्यू डाल सकता था, क्योंकि रिव्यू कुड बी फॉर बोथ डिक्री और ऑर्डर अंडर सेक्शन 114 रेड विद ऑर्डर 47 रूल 1। तो यहाँ पे वो फाइल कर सकता था। फर्दर ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि अगर 47 रूल 1A और सेक्शन 114 सीपीसी इसको जब हम कंबाइन रीड करते हैं तो इससे दोनों में ही ये बात तो बोली गई है कि अगर पार्टी ने अपील प्रेफर कर ली है तो वो रिव्यू नहीं डाल सकता है, ठीक है। सो पार्टी शुड नॉट हैव प्रेफर्ड एन अपील इवन इफ देयर इज अ रेमेडी ऑफ अपील टू दैट डिक्री और ऑर्डर, बट प्लेंटिफ ने क्या किया था, अपील प्रेफर कर दी थी। तो अब उसका क्या रेमेडी है, अब क्वेश्चन ये डिसाइड करना है कि अगर उसने अपील विड्रॉ कर ली है, ठीक है, आफ्टर सम आर्ग्यूमेंट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या उसको हम नॉन प्रेफरिंग ऑफ अपील बोलेंगे या नहीं, तो ये क्वेश्चन है। क्योंकि हमें पता है विड्रॉल जो है हमारा वो हमारा कहाँ पे आता है, ऑर्डर 23 में, ठीक है। ऑर्डर 23 में आता है और वहां पे दो तरह के विड्रॉवल्स है, ठीक है। एक तो विद परमिशन होता है और एक होता है विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो इस पे हमने देखा है कि देयर आर सेवरल जजमेंट्स ऑल्सो कि अगर विद परमिशन होता है तो उस पे क्या होता है कि रेस जुडिकेटा नहीं लगता है, अगर वो विदाउट परमिशन है तो उस पे रेस जुडिकेटा लग जाता है। तो दैट इज अ थिंग कि इसी को ही अगर हम यहाँ पे अप्लीकेबल करते हैं कि अगर वो विदाउट परमिशन हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, देन इट विल बी टेकन एज अपील वॉज प्रेफर्ड, क्योंकि वहां पे कोई कोर्ट का लिबर्टी, कोर्ट ने कोई लिबर्टी नहीं दी है टू प्रेफर अ रिव्यू। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा अपील प्रेफर्ड माना जाएगा एंड रिव्यू आपको अलाउड नहीं होगा। सो दीज आर द सर्कमस्टांसेस जो कि हमारा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो केस था ना वो हमारा दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, जहाँ पे राकेश भाटिया वर्सेस प्रमोद शर्मा, इसमें ये हेल्ड हुआ था। पहले तो उन्होंने पर्पसिव इंटरप्रिटेशन की है ऑफ बोथ द सेक्शन एज वेल एज द ऑर्डर। उन्होंने कोर्ट ने ये बोला कि
जो ये दोनों को कंबाइंड रीडिंग करते हैं या पर्पसिव इंटरप्रिटेशन जो हम आईओएस में पढ़ते हैं कि इसका ये मतलब है कि इंटेंट क्या था लेजिस्लेचर का इन दोनों को बनाने के पीछे, तो इसका इंटेंट ये था कि अग्रीव्ड पर्सन के पास चॉइस है, ठीक है, वो आइदर वो अपील प्रेफर कर सकता है या रिव्यू प्रेफर कर सकता है, उसकी चॉइस है। अगर उसको कहीं किसी और क्योंकि हमारा जो एप्लेट कोर्ट होता है कहीं और होता है, ठीक है, और जहाँ पे ट्रायल कोर्ट है वो कहीं और है, अगर उसको दिक्कत हो रही है, वो वहाँ पे नहीं जाना चाहता है फॉर द अपील एंड ही वांट्स टू गो टू द सेम कोर्ट, तो वो रिव्यू के लिए जा सकता है। अदरवाइज अगर उसको लगता है कि सेम कोर्ट में नॉट डू द जस्टिस एंड उसको अपील कोर्ट में ही जाना है तो अपील प्रेफर कर सकता है, ठीक है। तो ये सब उन्होंने जो लेजिस्लेचर ने इस कारण के लिए बनाया। ऑल्सो द दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस पे रिलाई किया जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बीएन भट्टाचार्य जी। इसमें क्या हुआ था, इसमें इन्होंने ना लीव टू विड्रॉ के बारे में एक्सप्लेन किया था एंड ऑल्सो अबाउट द आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेज। अगर आप अपील के लिए जाते हो और वहां पे आप आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और उसके बाद आपने विड्रॉल कर ली है, तो वुड दैट बी काउंटेड एज एन अपील और नॉट, ये हमारा इस केस में हेल्ड हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि प्रेफरिंग का ये मतलब नहीं है कि मेरली तुम इंस्टीट्यूट कर रहे हो सूट एंड उसके बाद आप कुछ उसके लिए परसू नहीं कर रहे हो। इट मीन्स मोर देन फॉर्मली फाइलिंग, इट ऑल्सो मीन्स इफेक्टिवली परसुइंग इट। तो आपको उसको इफेक्टिवली परसू करना पड़ेगा। अगर पार्टी जो है उसने बिफोर द राइट टू कंटेस्ट, उसके पहले ही उसने रिट्रीट कर लिया है, रिट्रीट का क्या मतलब है, विड्रॉ कर लिया है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो इट इज एज गुड एज फ्री, कि उसको काउंट ही नहीं करा जाएगा कि इट इज एन अपील। तो उसके क्योंकि विद परमिशन है ऑब्वियसली, तो कोर्ट भी अलाउ कर रहा है कि यू कैन गो फॉर द अपील, क्योंकि ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है एंड ही हैज नाउ विड्रॉन इट। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया जो प्रेफर्ड है इसका मतलब ये रहेगा कि केसेस को मेयरली आपको फाइल नहीं करना है विद द मेमो, बट ऑल्सो उसको परस्यू करना है। अगर आप उसको परस्यू नहीं कर रहे हैं तो दैट वॉन्ट बी काउंटेड एज बीइंग प्रेफर्ड, ठीक है, वो बहुत ही इनिशियल स्टेज है एंड देन वी कैन अलाउ यू फॉर रिव्यू। बट इन दिस केसेस कि कहाँ या इस केस में क्या हुआ था, इस केस में अब पार्टी ने अपना एक एडवोकेट लगा लिया और एडवोकेट जो था वो उसने आर्ग्यूमेंट्स भी दिए। सो दिस मीन्स दैट अभी कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है, एडवोकेट इज देयर, ही इज मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट बिफोर द कोर्ट, तो इसका मतलब है कि ये अ स्टेप फर्दर हो गया है, ठीक है, इट इज नॉट अ इनिशियल स्टेज, अब वो बीच में आ गया है। तो यहाँ पे अगर वो इस डर से विड्रॉ कर लेता है कि मैं ये केस हार जाऊंगा, लेट्स गो फॉर द रिव्यू, तो यहाँ पे हम अपील प्रेफर्ड मानेंगे। जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने और भी हाई जजमेंट्स पे रिलाई किया, जो जैसे कि ये जजमेंट होगी सुभाष बिहारी लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने बताया था कि जो रिव्यू एप्लीकेशन जब आफ्टर विड्रॉल डाला गया था, ठीक है, और एपलेट कोर्ट ने उसको परमिशन दे दी थी, तो ऐसे रिव्यू एप्लीकेशन को हम अलाउ करते हैं क्योंकि एपलेट कोर्ट ने परमिशन दे दी थी। क्योंकि एपलेट कोर्ट उस स्टेज पे ही आपको अलाउ करेगा ना, कि अगर उसे लगता है कि नाउ nothing has started and it is a very initial stage and you can go for the review, क्योंकि हमारा अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अगर कुछ स्टार्ट हो जाता है एंड देयर आर आर्ग्यूमेंट्स गोइंग ऑन एंड इन बिटवीन यू से दैट आई वांट टू लीव एंड आई वांट टू गो फॉर द रिव्यू, देन दैट इज नॉट अलाउड। अब ये सब केसेस को हम अगर इस प्रोपोजिशन अप्लाई करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो प्रेजेंट एप्लीकेशन होगी ना वो नहीं मेंटेनेबल होगी रिव्यू की। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब उसने विड्रॉ किया तो ना तो उसकी कोई इंटेंट उसने शो की कोर्ट के पास कि मैं मुझे रिव्यू डालना है, ठीक है, और ना ही कोई लिबर्टी ली कि कोई परमिशन नहीं ली कोर्ट एपीलेट कोर्ट से कि मुझे रिव्यू डालने की परमिशन दी जाए। एंड सेकेंडली क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेज थी, ठीक है, दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पे भी लिखा गया है कि उस बंदे ने अपना एक काउंसिल कर लिया था, ठीक है, दैट मीन्स एडवोकेट वॉज देयर एंड ऑल्सो ही वॉज आर्ग्यूइंग द केस। अगर वो आर्ग्यूइंग कर रहा था तो क्या हो रहा है, इट मीन्स कि ये स्टेज बहुत एडवांस लेवल पे आ गई है एंड इट इज नॉट अ वेरी इनिशियल स्टेज एंड देयरफॉर रिव्यू कैन नॉट बी अलाउड। तो इसको हम मानेंगे कि अपील प्रेफर हो चुकी थी। एंड देन इट कम्स टू आर वेरी बेसिक थिंग कि अगर अपील डाल दी गई है तो रिव्यू अलाउड नहीं है। सो रिव्यू इज लाइबल टू बी डिसमिस्ड। आप अपनी अपील कंटिन्यू करो, वी कांट अलाउ यू टू गो फॉर द रिव्यू नाउ। अदर
ऑल्सो अगर उसने विदाउट परमिशन वो विड्रॉ की थी अपील, सो नाउ इवन अपील इज नॉट अलाउड. Obviously the court if finds there is sufficient cause and then the court records the reason, तो उसके बाद वो अलाउ कर सकता है appellate court. So it's all up to the appellate court. But howsoever यहाँ पे हम रिव्यू अलाउ नहीं कर सकते. द क्वेश्चन वॉज दैट कि रिव्यू मेंटेनेबल है या नहीं है. रिव्यू इज नॉट मेंटेनेबल. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोपोजिशन. थैंक यू गाइस. टेक केयर.